नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस क्लास में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए वीडियो के अंत में ज़रूर बता देना कि आपने 15 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप बिना मिस करके वीडियो को देख पाएंगे। और अगर आपका कोई रिश्तेदार या भाई बहन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ भी फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस तरह का सवाल आने पर कैसे हल करते हैं पता चल सके। ठीक है, अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। ये रहा पहला सवाल। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकलना है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। अब 96 है, 101 है, 126, 80, 187, इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो देखते हैं इनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, 96 और इधर कितना है 101। तो अगर हम 96 में +5 कर देंगे तो 101 आ जाएगा। अब 101 से 126 लाना हो तो यहाँ पर हम +25 कर देंगे तब 126 आ जाएगा। 126 से 187 लाना हो तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा +61। तो अगला हम क्या करेंगे, क्या प्लस करेंगे। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 61 है। यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है, अब कोई बनता है क्या। अब देखिए यहाँ पर कितना है 5 है। ठीक है, तो हम 5 ऐसे भी बना सकते हैं, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर कर देने से 5 आएगा। 1 स्क्वायर का मतलब 1 + 2 स्क्वायर का मतलब 4, तो कितना हुआ 5 हुआ। ठीक है, अब अगला में देखिए यहाँ पर कितना है 25। तो यहाँ पर हम 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर कर देंगे। 3 स्क्वायर का मतलब 9 + 4 स्क्वायर का मतलब 16। अब 9 और 16 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब अगला हम 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर कर देंगे। तो 5 स्क्वायर 25 + 6 स्क्वायर 36। अब 25 + 36 प्लस करेंगे तो 61 आ जाएगा। तो उसी तरह से हम अगला यहाँ पर क्या करेंगे, 7 स्क्वायर + 8 स्क्वायर कर देंगे। 7 स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 स्क्वायर कितना होता है 64। अब 49 और 64 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 113 आएगा। ठीक है, अब 96 + 5 101, 101 + 25 126, 126 + 61 187, 187 + 113 कर देंगे तो क्या आएगा 7 + 3 0, मतलब यूनिट डिजिट 0 होगा तो आपका 300 होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल। यदि 13 अगस्त 2025 यानी को बुधवार है, यानी कि आज का दिन बुधवार है, तो 15 दिसंबर 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 13 अगस्त 2025 को बुधवार है। ठीक है, तो हमें 15 दिसंबर 2030 को कौन सा दिन होगा वही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं। तो हम एक काम करेंगे, 13 अगस्त 2025 का दिया गया है तो हम 13 अगस्त लिखेंगे। अब हमें पूछा क्या है 15 दिसंबर 2030, मतलब 13 अगस्त का बाद ही है ये दिसंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2030 का पूछा है तो हम यहाँ पर 2030 लिख देंगे। ऐसे देखिए, अब यहाँ पर 13 अगस्त दिया है तो 13 अगस्त लिख देंगे 2025। ठीक है, अब हम माइनस कर देंगे तो 13 से 13 -0, इधर अगस्त से अगस्त -0 होगा तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर 2030 से 2025 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5।
यानी कि एक साल में एक विषम दिन होता है। तो 5 साल में 2025 से 2030 5 साल होता है, 5 वर्ष। तो एक प्रत्येक वर्ष एक विषम दिन होता है, तो 5 वर्ष में 5 विषम दिन। उसके साथ साथ देखिए अब 2025 के बाद 2026, 27, 28, 29 और 30। अब 26 में आपका लीप ईयर नहीं होता है, 27 में भी नहीं होता है, 28 में एक लीप ईयर आता है, यानी कि फरवरी में 29 दिन होगा 2028 में, 29 में भी नहीं होगा, 30 में भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक लीप ईयर आएगा 2025 और 2030 के बीच में। तो इसको भी हम यहाँ पर +1 कर देंगे, ठीक है। तो 5 + 1 कितना हुआ, 6 हुआ। अब हम 13 अगस्त 2030 तक पहुंच गए, लेकिन हमें पहुंचना है 13 दिसंबर 2030 तक। तो हम अगस्त से दिसंबर तक अब लिखेंगे। तो ये लीजिए, मैंने अगस्त से दिसंबर तक कॉपी कर लिया है। अब अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, लेकिन 13 अगस्त तक तो हम पहुंच गए हैं, 13 अगस्त, ठीक है। तो बचेगा कितना, 31 में अगर हम 13 माइनस कर देंगे तो 18 होगा। सितंबर में आपका 30 दिन होता है, अक्टूबर में 31, नवंबर में आपका 30 दिन होता है और दिसंबर में 31। लेकिन हमें 15 दिसंबर का बात पूछा है, तो हम सिर्फ 15 तारीख तक ही जाएंगे। अब इन सबको जोड़ना होगा, 18 + 30 + 31, 30 और 15 को जोड़ना होगा, और उसके साथ साथ इसको भी जोड़ना होगा। लेकिन इतना बड़ा नंबर कभी कभी प्लस करने पर गलती हो सकता है हमारा। तो हम एक काम करेंगे, इनको छोटा छोटा में ही इसके फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे कि इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्यों बोले तो हफ्ते में 7 दिन होता है, इसलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 दूना 14 कितना है, 18 है, तो 4 बच गया है, यही 4 हमको चाहिए। 7 × 4 28, यहाँ पर 2 बच गया। 7 × 4 28, 3 बच गया। 7 × 4 28, 2। 7 × 2 14, 1। तो कितना हुआ, 4 + 2 6, +3 9, +2 11, +1 12 और ये 6, 12 + 6 कितना हुआ, टोटल 18 हुआ है, ठीक है। अब हम फिर इस 18 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से ही करना होता है, क्योंकि हमें इस डेट को निकालना है, तो उस दिन को निकालना है, तो दिन हफ्ते में 7 दिन होता है, इसलिए हमें 7 से करना होता है, ठीक है। अब हम 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 × 2 14, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब हमें 13 अगस्त 2025 को कौन सा दिन बोला था, बुधवार, वेडनेसडे बोला था, ठीक है। अब ये 13 अगस्त 2025 के बाद आता है 15 दिसंबर 2030, पीछे आता है, तो हम पीछे प्लस कर देंगे। कितना करेंगे, जो रिमाइंडर है इतना ही है। कितना रिमाइंडर है, 4। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे आता है। थर्सडे, ये थर्सडे हुआ, ये आपका फ्राइडे हो गया, ये आपका सैटरडे हो गया, और ये आपका क्या होगा, तो फिर संडे होगा, ठीक है। तो फिर अगर 13 अगस्त 2025 को बुधवार था, तो 15 दिसंबर 2030 को कौन सा दिन होगा, संडे होगा, यानी कि रविवार। आपका बी ऑप्शन में संडे दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा आपका सिलोक का सवाल। आप हिंदी में देखिए, मैं इसको अंग्रेजी में बनाता हूँ, ठीक है। अब क्या बोला है स्टेटमेंट में, ऑल बुक्स आर ट्रीज। सभी बुक क्या है, ऑल बुक्स आर ट्री के अंदर आता है सभी बुक। अब अगला क्या बोला है, ऑल ट्रीज आर लायन। सभी ट्री क्या है, लायन, यानी कि सभी पुस्तक या बुक क्या है, ट्री है, पेड़ है, और सभी पेड़ शेर है, लायन है। तो हो गया हमारा स्टेटमेंट के अनुसार वेन डायग्राम। अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। अब ऑल बुक्स आर लायन, सभी बुक्स लायन है क्या, सभी बुक्स लायन के अंदर ही आता है, तो ये बिल्कुल सही है, 1 नंबर वाला है। अब 2 नंबर वाला में क्या बोला है, ऑल लायंस आर बुक। सभी लायन बुक है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना लायन का इतना हिस्सा ही बुक्स है, तो बाकी तो बुक्स नहीं है। तो आपका दूसरा वाला गलत होगा। अब तीसरा देखते हैं,
ऑल ट्रीज आर बुक, सभी ट्री बुक है क्या? जी बिल्कुल नहीं, कुछ ट्री ही बुक है। तो आपका तीसरा भी क्या होगा? गलत होगा। अब चौथा क्या बोला है? सम लायंस आर बुक, कुछ लायन क्या है? बुक्स है। बिल्कुल सही है। लायन ये पूरा लायन का हिस्सा है, ये बाहर वाला। अब इसका कुछ हिस्सा क्या है? लायन का कुछ हिस्सा बुक है। तो आपका ये चौथा वाला सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओनली कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोस, 1 और 3 फॉलोस होगा क्या? नहीं होगा। अब ऑल कंक्लूजन फॉलो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने कर दिया है। अब नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 और 4 तो सही है और 1 और 4 तो सही है। तो आपका ओनली कंक्लूजन 1 and 4 फॉलोस होगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये आपका ब्लड रिलेशन का। प्लस का मतलब क्या है? पति है। परसेंटेज का मतलब पिता है। और डॉलर का मतलब माता है। तो अगर हम इसको बनाए तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? या 4 में से 3 सही है और 1 गलत है, वही गलत को हमको पहचानना है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम y प्लस जेड देखेंगे। प्लस का मतलब क्या है? हस्बैंड है। तो y इज द हस्बैंड ऑफ, y हस्बैंड होगा किसका? जेड का। जेड का हस्बैंड होगा वाई, तो जेड फीमेल होगी, तो जेड को माइनस बना देंगे हम। अब जेड डॉलर एच, डॉलर का मतलब क्या है? मदर है। तो फिर जेड इज द मदर ऑफ एच होगा। जेड किसका मदर है? एच का मदर है। ये भी हो गया। अब परसेंटेज, एच परसेंटेज सी, परसेंटेज का मतलब फादर, एच इज द फादर ऑफ सी होगा। एच फादर है किसका? सी का। अब सी डॉलर डी है, डॉलर का मतलब मदर, तो फिर सी इज द मदर ऑफ डी होगा। अब डी प्लस एस, प्लस का मतलब क्या है? हस्बैंड है, तो डी हस्बैंड है किसका? एस का। एस का हस्बैंड है डी। तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। अब सी इज द मदर इन लॉ ऑफ एस बोला है। सी एस के मदर इन लॉ है क्या? सास है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए एस और डी पति पत्नी है और डी का माँ है सी, तो एस का क्या लगेगी? मदर इन लॉ, सास लगेगी। तो आपके सी ए ऑप्शन सही है। हमें जो गलत है, इनकरेक्ट है, वो पहचानना है। मतलब ए तो सही है, तो इसको हम गलत नहीं बता सकते हैं, तो ये नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं। एच इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ डी, मतलब एच क्या है? डी के नाना है। मैटरनल मतलब मामा के घर के ग्रैंडफादर है, तो उसको हम नाना बोलते हैं। तो एच नाना किसका है? डी का। तो डी का माँ है सी और सी का पापा है एच, तो माँ के पापा होगा तो नाना होगा। तो आपका बी ऑप्शन भी सही है। अब तीसरा में बोला है सी में, एच इज द सन ऑफ वाई, एच बेटा है किसका? वाई का। बिल्कुल सही है, क्योंकि एच वाई और जेड पति पत्नी है, और अगर जेड का बेटा एच है तो वाई का भी बेटा होगा। तो एच वाई का बेटा है, वो सही है। अब लास्ट का देखते हैं। जेड इज द मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ एस बोला है। मतलब मैटरनल ग्रैंडमदर मतलब माँ के घर के तरफ, मायके के तरफ के ग्रैंडमदर को हम क्या बोलते हैं? नानी बोलते हैं। अब जेड के नानी है क्या? तो जेड नानी है क्या? सी का। जेड यहाँ है, ये सी का क्या लगती है? इसका पापा का माँ है, तो दादी लगेगी, नानी नहीं लगेगी, ठीक है। ये पेरेंटल होना चाहिए था, मैटरनल हुआ है। तो आपका डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि जेड क्या लगती है? डी सी का दादी लगती है, नानी नहीं लगती। तो आपका डी ऑप्शन गलत है। तो हमें गलत पहचान, इनकरेक्ट निकालने को बोला था, तो गलत आपका डी ऑप्शन वाला है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका डायरेक्शन का सवाल। रजत अपने कार्यालय से कैंटीन तक 12 मीटर सीधे चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और
12 मीटर सीधे चलता है, वो अपने कार्यालय से कितने दूर है। तो अब हम इसको बनाएंगे। तो राजेश मूव्स, अब हमें ये नहीं बताया है कि वो किस दिशा में चला गया, सिर्फ बताया कि 12 मीटर चला गया है। चाहे नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ये हमें नहीं बताया गया है। तो हम एक काम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर था राजेश का ऑफिस, फ्रॉम हिज ऑफिस बोला, तो उसका ऑफिस से वो कैंटीन की तरफ चला गया सीधा 12 मीटर दूरी पर, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से कैंटीन यहाँ 12 मीटर चला गया, कैंटीन की ओर चला गया। देन ही टर्न लेफ्ट, उसके बाद वो किधर मुड़ा, इधर जा रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होता है। कितना मुड़ा है वो, लेफ्ट एंड वॉक 2 मीटर, इधर मुड़कर वो 2 मीटर चला गया। देन ही टर्न्स, इधर चला गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, फिर वो लेफ्ट बाएं मुड़ा और वॉक स्ट्रेट फॉर 12 मीटर, फिर वो दाएं मुड़ा और सीधा 12 मीटर तक चल गया, पैदल चल गए। इधर 12 किलोमीटर हो गया। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ऑफिस। अब यहाँ आ पहुँचा है, अब उसका ऑफिस यहाँ है, वो यहाँ आ पहुँचा है, तो कितना दूर है। अब ये ऐसे करेंगे कि यहाँ से यहाँ 12, 2 14 और 12 26 मीटर होगा क्या, बिल्कुल नहीं। हम डायरेक्ट सीधा ऐसे पकड़ेंगे, तो इधर से इधर, अगर ये ऊपर का और नीचे का 12 होगा तो, और इधर का 2 होगा तो निश्चय इधर भी आपका कितना होगा, ये और ये 2 होगा। इधर 2 होगा तो इधर भी 2 होगा, तो आपका डी ऑप्शन में 2 मीटर दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या में 1 की वृद्धि हुई। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे, इनका प्लेस वैल्यू लेके चेक करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। के का वैल्यू कितना है, 11 है, ओ का 15 है, आर का कितना आता है, 18 है, वाई का 25 है, डी का 2 है, या हम उसको 28 भी पकड़ सकते हैं, जी का 7 है और जे का 10 है। अब यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 7 25, 25 और इधर 2 है। जब इसको 28 पकड़ेंगे तो आप, तो कि बी है तो ये 28 भी पकड़ सकते हैं, तो 28 25 से 3, अब यहाँ से यहाँ 5, अब यहाँ से यहाँ 3। कोई लॉजिक बना क्या, बिल्कुल नहीं, तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। तो हम अगला ऑप्शन चेक करेंगे, एल का मतलब 12 है, एम 13 है, उसके बाद ई है 5, उसके बाद वाई 25, टी 20, इससे भी नहीं बनेगा। देखिए यहाँ से यहाँ 1, इधर -8, इधर 20, इधर -5, गड़बड़ है, तो आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब सी चेक करेंगे। सी में क्या दिया गया है, के का मतलब 11, के के बाद एम 13 है, 13 के बाद पी 16 है, टी है 20, उसके बाद वाई है 25, उसके बाद ई है 5 और एल 12। अब यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, 11 से 13 2 का डिफरेंस है, 13 से 16 3 का डिफरेंस है, 16 से 24 का डिफरेंस है, 20 से 25 5 का डिफरेंस है, 25 से 5 कितना होगा, 25 के बाद 26 1 होता है और इधर 5 6, अब 5 से 12 7। अब सवाल में क्या बोला था, हर एक नंबर में अंतर में कितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इंक्रीज बाय 1, एक बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर श्रृंखला के आसन्न अक्षर के बीच छोड़े गए अक्षरों के संख्या में 1 की वृद्धि हुई, 1 वृद्धि हुई, हर डिफरेंस के बाद 1 वृद्धि हुई, ठीक है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल यहाँ से 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 1 वृद्धि हो रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन से हमें आंसर पता चला,
ये आंसर निकला है बोले तो आपका सी ऑप्शन से हमारा आंसर निकल गया, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा फिगर काउंटिंग का। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो चलिए अब हम इसको गिनती करते हैं। पहले हम अंदर वाला इस ट्राइंगल को देखेंगे, और सॉरी इस रोम्बस को देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। 1 2 3 4 है, तो इसका फार्मूला क्या है? 4 इंटू 2, मतलब अंदर से हमें 8 ट्राइंगल्स मिल गया है। अब बाहर का देखिए, यहाँ पर 1, इस फिगर में देखिए, ठीक है, इस वाले फिगर में देखिए 1 2 3 4, और इन सब को मिलाएं तो और एक बनेगा। तो कितना बना? यहाँ से आपको 5 मिला है, ठीक है। अगर यहाँ से 5 मिला तो सेम टू सेम इधर भी 1 है, तो यहाँ से भी 5 बनेगा, इधर भी 1 है 5 बनेगा, और इधर भी 1 है 5 बनेगा। तो कितना हुआ? 5 10 15 20, और अंदर वाला कितना है? 8। तो 20 और 8 प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 28 होगा। यानी कि इस फिगर में आपका टोटल 28 ट्राइंगल्स मिलेगा। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। यदि माइनस का अर्थ डिवाइड है, प्लस का अर्थ इनटू है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, और इनटू का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? मतलब इन चारों में से 3 गलत है, 1 सही है, तो वही एक सही को हमको ढूंढ कर निकालना है। तो इसमें तो कोई चारा ही नहीं है, हमें एक एक करके बनाना ही होगा। तो हम पहले ए ऑप्शन चेक करेंगे। 30 है, हम 30 लिख देंगे ए ऑप्शन का, ठीक है। उसके बाद माइनस है, माइनस का मतलब क्या है? डिवाइड है, तो हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या है? 6। प्लस है, प्लस का मतलब इंटू 5। उसके बाद इंटू का मतलब क्या होगा? प्लस है, तो +4। डिवाइड का मतलब क्या है? -2। अब इससे 27 आता है कि नहीं चेक करेंगे। अब 30 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। इंटू 5 +4 -2। 5 इंटू 5 25, +4 -2, 25 + 4 29, -2 कर देंगे तो 27, मतलब 27 आ गया। तो फिर नीचे गए 4 ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित व्यक्तियों द्वारा दर्शाया गया है, लेकिन स्कूल शिक्षक के रूप में काम नहीं कर रहे हैं? Which one of the following option is represented by married person living in joint family but not working as school teachers? मतलब मेरिड फैमिली होना चाहिए और जॉइंट फैमिली में रहने वाला होना चाहिए, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए? बट नॉट वर्किंग एज स्कूल टीचर। स्कूल टीचर का फिगर कौन सा है आपका? ये ट्राइंगल वाला है, ये त्रिभुज वाला स्कूल टीचर का है। तो हम स्कूल टीचर के अंदर जो भी है हम इसको हटा ही देंगे, चाहे वो आपका जॉइंट में भी आता होगा यहाँ पर और मेरिड में भी आता होगा, लेकिन ये टोटली हम काट देंगे क्योंकि स्कूल टीचर भी यहीं आता है यार। यहाँ पर नॉट वर्किंग एज स्कूल टीचर बोला है, तो ये कोई भी नहीं आएगा इस अंदर का। अब यहाँ पर क्या बोला है? रिप्रेजेंटेड बाय मैरिड पर्सन लिविंग इन जॉइंट फैमिली। मैरिड भी होना चाहिए और जॉइंट फैमिली भी रहना चाहिए। तो ई क्या है? ये जॉइंट फैमिली है लेकिन मैरिड नहीं होगा ये। अब ये ए क्या है? मैरिड है लेकिन जॉइंट फैमिली में नहीं है। अब डी को देखिए, जॉइंट फैमिली के अंदर भी आता है इस सर्कल के अंदर, और आपका मैरिड में भी आता है क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर भी है। तो हमें तो वही पूछा था, मैरिड पर्सन है ये, लिविंग इन जॉइंट फैमिली में है ये। तो आपका सिर्फ डी होगा, तो आपका ए ऑप्शन में डी दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। जो सवाल को आप अच्छी तरह से देखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इंग्लिश वाला सवाल से मैं समझाऊंगा। अब 8 पर्सन ABCDEFNG आर
GNH छूट गया है, यहाँ पर H भी होगा, क्योंकि 8 आदमी है तो H भी होना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर H छूट गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। एंड H आर अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो चलिए अब हम फॉलो करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर क्या बोला, D इज बिटवीन G एंड A। मान लीजिए D यहाँ पर है और वो किसके बीच में है, G और A के बीच में। तो G इधर भी हो अगर G इधर हुआ तो A इधर होगा, A और G के बीच में बोला है। अगर G इधर हुआ तो A इधर होगा। कंफर्म नहीं है G और A के स्थान, ठीक है। तो हम D को इधर लिख देते हैं, लेकिन G और A को हम ऐसे लिख देंगे। जब कंफर्म होगा तो इसको हटा के हम अच्छी तरह से लिख देंगे। अब D इज बिटवीन G एंड A एंड इज फेसिंग B, मतलब B के सन्मुख में है, तो B यहाँ होगा, ये हो गया, ठीक है। अब अगला, F इज बिटवीन A एंड H। अब ये कैसे पता करेंगे, एंड H इज थर्ड टू द राइट ऑफ D। H कहाँ पर है, H इज थर्ड, तीसरे स्थान पर है दाएं के तरफ D के। तो D के दाएं अगर अंदर देख रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, दाएं दाएं पर कौन है, D है। और D के तीसरे दाएं स्थान पर कौन है, H है। तो H का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला था, F इज बिटवीन A एंड H। अब F कहाँ पर है, A और H के बीच में होगा। तो H इधर है तो A यहाँ पर, G और A में कन्फ्यूज थे हम, तो A यहाँ होगा। इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। A का स्थान यहाँ होगा तो आपका G का स्थान यहाँ होगा। तो इनको काट देता हूँ मैं, G लिख देता हूँ यहाँ पर। तो A और H के बीच में कौन है, F है। तो F इधर हो जाएगा, ये भी हो गया हमारा। अब E इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G। G के लेफ्ट अगर अंदर देख रहे हैं तो इधर होगा यहाँ पर, तो फिर कौन होगा, E होगा। E इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G। G के लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पर E है, D के, तो E इधर हुआ। तो कौन एक छूटा है, A B C छूटा है, तो C का स्थान यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा था, हु आर द पर्सन सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ C। C के लेफ्ट साइड में, तुरंत लेफ्ट साइड में कौन कौन बैठा है, वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर तीन तीन ऑप्शन दिया है, तो हम तीन को ही बनाएंगे। तो C के बाद कौन है, E है, B है और H है। तो E B आपका D ऑप्शन में E B और H दिया हुआ है, तो आपका D ऑप्शन सही जवाब होगा। सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, वही हमको निकालना है। तो मिरर इस तरफ है तो इमेज इस तरफ बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। लेकिन इधर जगह नहीं है, मैं क्या करूँगा, इसको नीचे के ओर लिख देता हूँ। मान लीजिए मिरर इधर है, अब मिरर के ओर आ रहा है ये तीर, तो ऐसा ही होगा। तो ये तो मिरर से दूर जा रहा है, तो आपका ये नहीं होगा। और डी में तो ऊपर जा रहा है तीर, ये भी नहीं होगा। अब बीच में क्या है, ऐसा दाग है, तो यहाँ पर भी दाग है, यहाँ पर भी दाग है, इस लाइन है, इससे तो पता नहीं चलता है। अब देखिए यहाँ पर दो पॉइंट है, कलर डॉट, सीधा सीधा है, यहाँ पर सीधा सीधा है, लेकिन इसमें क्या है आपका, एक ऊपर एक नीचे, तो आपका बी नहीं होगा। तो अगर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा, तो कौन होगा, सी होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। सी में डॉट सीधा सीधा है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। ये रहा अगला सवाल। मैग्नीफाई शब्द में प्रत्येक स्वर के संख्या को 2 से और प्रत्येक व्यंजन को उस व्यंजन के क्रमिक संख्या के प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थात m को 1 से, g को 3 से इत्यादि। प्रतिस्थापन पूरा होने पर सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। क्या बोला है, प्रत्येक भावेल में क्या करेंगे, हम 2 लिखेंगे। तो मैग्नीफाई लिखेंगे सबसे पहले हम, MAGNIFY। तो यहाँ पर भावेल ये
एक है ए और आई है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और आई की जगह पर भी हम 2 लिख देंगे, क्योंकि भावल के ईच ऑफ द भावल इन द वर्ड मैग्नीफाई इज रिप्लेस बाई 2, मतलब भावल को 2 से रिप्लेस करना होगा। तो आई और ए के जगह पर 2 लिख दिया। अब बाकी में क्या बोला है, हम सीरियली जाएंगे जिसका जो पोजीशन है। जैसे एम 1 नंबर पर है 1, 2 नंबर पर ये था, 3 नंबर पर जी है, तो जी को हम 3 लिखेंगे, एन को हम 4 लिख देंगे, ये भावेल को हमने 2 लिख दिया है। तो 1 2 3 4 5, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ऐसा होगा। ठीक है। अब सवाल में पूछा है व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल द नंबर्स वंस द रिप्लेसमेंट इसको अब हमने इसका रिप्लेसमेंट कर दिया। अब इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा वही हमको निकलना है। तो 1 + 2 3 होगा, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 7 25 होगा। तो आपका सी ऑप्शन में 25 दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो चलिए हम यहाँ पर क्या आता है देखते हैं। हम पहले एक एक अक्षर देखेंगे। एफ का प्लेस वैल्यू 6 है, जी का 7 है, एच का 8 है, आई का 9 है। तो अगला क्या होगा, 6 से 7 +1 हुआ है, 7 से 8 +1 हुआ है, 8 से 9 +1, तो अगला भी तो +1 ही तो होगा। तो 9 + 1 10, 10 किसका प्लेस वैल्यू है, जे का है। तो आपका बी ऑप्शन नहीं होगा और डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एच स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, स्टार्टिंग में जे होना चाहिए। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में ए है बीच वाला। अब यहाँ देखिए ए मतलब यहाँ से यहाँ -0, ए -0 ए -0 ए -0 ए -0 ए होगा, तो अगला ए होगा जे ए। अब लास्ट का क्या होगा, एल होगा कि आई होगा कि के होगा। अब इसका प्लेस वैल्यू देखेंगे, जी का कितना है 7 है, एफ का कितना है, एक मिनट, जी और एफ में एक मिनट में इसका प्लेस वैल्यू से कर दूंगा तब आसान हो जाएगा। जी का प्लेस वैल्यू 7 है, एफ का कितना है 6 है, आई का 9 है, एच का 8 है। तो अगला क्या आएगा, तो वही तो बनाना है हमें। अब 7 और 6, 7 से 6 कैसे लाएंगे, 7 - 1 6, 6 से 9, 6 + 3 9। अब यहाँ 9 से 8 -1, तो अगला क्या होगा। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक चल रहा है देखिए, पहले -1 + 3 -1, तो अगला हम +3 कर देंगे। तो 8 + 3 कितना होगा, 11 होगा। 11 किसका प्लेस वैल्यू है, एच के का है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जे ए के। आपका ए ऑप्शन में जे ए के दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल, उस उत्तर आकृति को पहचाने जिससे प्रश्न आकृति के टुकड़े काटे गए हैं। मतलब अगर हम ए बी सी डी में से किन को काटने पर ये इस तरह का फिगर आएगा, वही हमको बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पर कितना है, पहले हम देखेंगे। यहाँ पर 2 ट्राइंगल है, ए ऑप्शन में भी 1 और 1 2 ट्राइंगल्स है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ट्राइंगल से एक त्रिभुज है, 2 नहीं है, सिर्फ 1 है, तो आपका ये नहीं होगा। अब इस फिगर में तो आपको त्रिभुज ही दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर टेढ़ा ऐसा है, डायरेक्ट त्रिभुज ट्राइंगल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारा आंसर या तो ए नहीं तो डी होगा। अब यहाँ पर 2 त्रिभुज है, इधर भी 2 त्रिभुज है, इधर भी आपका 2 त्रिभुज है, ट्राइंगल है, एक इधर है और दूसरा इधर है। उसके बाद ये फिगर आपका यहाँ है, इसका यहाँ है। अब ये वाला फिगर आपका ए और डी कौन सा होगा, तो एक मिनट में इसको साफ कर देता हूँ ताकि समझने में आसान हो। ए और डी में ये वाला फिगर कहाँ पर है, आपका ए में लगभग चारों साइड समान है, लेकिन इस साइड देखिए, यहाँ पर देखिए इसका चारों साइड लगभग इस साइड और इस साइड समान दिख रहा है, लेकिन इधर छोटा है इधर बड़ा है। तो इसको
अगर घुमा दे तो छोटा इधर आ जाएगा और बड़ा इधर, तो आपका ये वाला नहीं होगा, ये सही है। ठीक है, ये ऊपर वाला इससे पता चल रहा है, बाकी तो लगभग सेम है। तो आपका ए ऑप्शन भी गलत है, आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। प्रश्न में दिए गए शब्दों को अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और विषम अक्षर ज्ञात कीजिए। Unscramble the letters in the words given in the question and find out the odd one। तो इनको हमको अनस्क्रैम्बल करना होगा। तो ये LWAEH से क्या बनेगा, WHALE, एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया है। ठीक है, अब ये से RWCO से क्या बनेगा, CROW, कौआ। इससे क्या बनेगा, GLEAE से EAGLE, ईगल बनेगा। और WARPSOR से SPARROW बनेगा। मतलब एक में वेल, क्रो, ईगल और स्पैरो। तो इन चारों में से और कौन सा वाला होगा। ये क्रो क्या है, पक्षी है। ये ईगल भी पक्षी है और स्पैरो भी पक्षी है। लेकिन वेल क्या है, ये मछली है जो समुद्र में मिलता है। तो आपका इन चारों में से कौन सा वाला ओड होगा। ये तीनों क्या है, ये तीनों आपका पक्षी है, बर्ड्स है, लेकिन ये आपका फिश है। तो आपका ओड ये आपका ए ऑप्शन वाला वेल हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।